हबीबा गुड आफ्टरनून। आ गई है तो फिर बेटा सारों को बुला, सारों को बोलो आ जाओ। कैसी है? नो वॉइस क्यों नहीं? वॉइस बहुत वॉइस, लंबा वॉइस, बड़ा वॉइस। अभी करती हूँ उसको उल्टा। लो, हैप्पी ना? खुश? बेटा आ जाओ जल्दी से, टाइम थोड़ा है। ओके जी, आ गया ना 100% किया तो। बेटा कॉल अदर्स। सहर अरूज गुड आफ्टरनून। बेटा मैं शुरू करने लगी हूँ, ठीक है? आज हम देखेंगे मैम। मैं ठीक हूँ मैम जी। ओके गुड, थैंक यू। ठीक ही रहो, अच्छे रहो, झगड़ा मत करना बस। ओके हम शुरू करेंगे आज। आज है हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक हो गया? बीच में और बहुत सारे टॉपिक्स थे, लेकिन मैंने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इसलिए चूज किया बेटा ताकि ये आप लोगों की रिवीजन में आ जाए। क्या लिखा हुआ है? कर दिया है सबको मैसेज। गुड गर्ल। ओके, जब तक दूसरे आते हैं, एक बात आप लोगों को मैंने बतानी थी। 12 और 13 के लिए मैंने आप लोगों का लेक्चर अपलोड किया है। एक शायद 9 to 10 है और एक 10 है, ठीक है? देख लेना। मेरा ख्याल से जो आपका 12 को है वो 9 से 10 का होगा। आप अपना वो ओपन करके देख लेना। 10 क्वेश्चंस हैं, उनको आप हल करके सबमिट कर देना। एक दूसरा है आपका नेक्स्ट 13 को, उसको भी आप देख लेना। और फिर मैं कोशिश करूंगी आपके लिए और अपलोड कर सकूं, ताकि आप लोगों की जो है थोड़ी सी क्या कहते हैं आपका वो मोटो बन जाए कि हमने स्टडी करना। ओके, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डेफिनेशंस है। कॉन्शियसनेस क्या है? इट्स बीन अवेक एंड अवेयर ऑफ बोथ वन सेल्फ एंड वन सराउंडिंग। एक तो ये बात है, कॉन्शियसनेस कहता है कि अपने लिए भी, खुद के लिए भी कॉन्शियस अवेक रहो, जागते रहो, और सराउंडिंग में भी क्या कुछ हो रहा है उसके लिए भी आपको आंखें खुली रखनी है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, ठीक है? सो दैट इज अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। या फिर हम कहते हैं इट इज द ह्यूमन अवेयरनेस ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलेंट। दूसरी उसने बात की है कॉन्शियसनेस की। उसने कहा, एक तो उसने कहा है यू नीड टू बी अवेक, मतलब अपनी आंखें खुली रखो अपने लिए भी, और सराउंडिंग्स में आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसके लिए भी आंखें खुली रखो, यानी कि अवेक एंड अवेयर, ठीक है? दूसरी बात उसने की है अवेयरनेस की। इट इज द ह्यूमन अवेयरनेस, आपकी अपनी अवेयरनेस की बात है। दोनों तरीके से, अंदरूनी और बैरूनी दोनों बातों से आपको क्या कहते हैं, क्या कुछ हो रहा है उसके लिए आप क्या करोगे? कॉन्शियस रहोगे। नाउ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उसने कहा है, पहले तो उसने कॉन्शियसनेस की बात की, दूसरा उसने कहा है कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है। Level of consciousness is the measurement of a person's arousability and responsiveness to stimuli from the environment. अब आपके माहौल में you need to be arousability, आपको you need to be aware of it, ठीक है? And then you need to respond according to it, ठीक है? जैसे आजकल कोरोना फैला हुआ है, आपके जो अरोजेबिलिटी क्या है, आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कहता है कि आप इस बात को मेजर करो कि कितना ये फैलाव बढ़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना? तो उसकी आपने अरोजेबिलिटी और उसके रिस्पॉन्स में आप क्या कर रहे हो, अपने आप को कितना आइसोलेट करना है, कितना आपने अपने आप को अपने घर तक रखना है, आपने कितना हाइजीन का ख्याल रखना है, मास्क का ख्याल रखना है, ये सारी आपकी रिस्पॉन्सिबनेस है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वालेकुम सलाम बेटा। ओके,
अभी हमने शुरू ही किया। अच्छा, ये पहली स्लाइड है। ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस कवर्स द स्पेक्ट्रम ऑफ स्टेट्स। अब जो ऑल्टर्ड का जो कॉन्शियसनेस है, अब व्हाट इज ऑल्टर्ड? ऑल्टर्ड इज समथिंग विच इज, जिसमें थोड़ी सी गड़बड़ी आ जाती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं। अब क्या गड़बड़ी आ गई है आपके स्पेक्ट्रम ऑफ स्टेट्स में? कॉन्शियसनेस, लेथार्जी, स्टूपर या अपट्यूडेंट। स्टूपर यही है आपका, जो हम कहते हैं जो अपट्यूडेंट है इज आपका जो है ना लेथार्जिक लेवल, ठीक है। आपका जो है ये क्या कहते हैं, स्लीप और ड्राउजीनेस के जो सेंटर पार्ट होता है, जिसमें ना आप सोए हो ना जागे हुए हो, उसको हम कहते हैं, ठीक हो गया। एंड देन कॉमा, स्टेट ऑफ कॉमा में यू आर अनकॉन्शियस, यू बट यू कैन नॉट रिस्पॉन्ड, ठीक है, आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, लेकिन कॉमा इज ए डीप स्लीप, ठीक है। आसान लफ्जों में इट्स ए डीप स्लीप बट यू कैन हियर एवरीथिंग। ये हमने सुना है कि when you are in coma you can hear everything but you can't respond it, so ये altered है। फिर उसने कहा डेफिनेशंस में व्हाट इज लेथार्जी, ठीक है, ये भी स्टेट ऑफ उसका है कि माइल्ड डिप्रेशन इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड कैन बी अरोज्ड विद लिटिल डिफिकल्टी। अब लेथार्जी क्या है? लेथार्जी इज अ थकावट, हम कहते हैं ना उर्दू में इसको, ठीक है। सो ये थकावट क्या है? ये ऐसी थकावट है कि आप बैठे और थोड़ी देर के लिए आपने आंख लगा दी, लेकिन आप एकदम उठ जाओगे अगर आपको किसी ने हिलाया जुलाया, दरवाजा भी किसी ने खोला और चूं की आवाज से आप एकदम उठ के बैठ जाते हो। दैट फिर भी क्या है कि आप बिल्कुल सोए नहीं हो, ठीक है, लेकिन एक छोटी सी हल्की सी डिप्रेशन है, या बहुत ज़्यादा काम कर लिया, थकावट हो गई और आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके लेट गए। और प्रूडेंट, वही मैंने आपको कहा, मोर डिप्रेस्ड लेवल ऑफ अ कॉन्शियसनेस दैट कैन नॉट बी फुली अरोज्ड, स्लो रिस्पॉन्स एंड स्लीपलेसनेस, ठीक है क्या। अब प्रूडेंट जो है वो ये ऐसे ही है कि आप सोने और जागने के सेंटर में हो, यानी कि अभी आप पूरे तरीके से नहीं सोए हो, लेकिन ये डिप्रेस्ड लेवल है कॉन्शियसनेस का, जिसमें आप बिल्कुल पूरे तरीके से नहीं जागते हो, लेकिन जागने और सोने के सेंटर में। नाइट ड्यूटी करके जब जाते हो अपने कमरों में जाते हो, तो फिर आप क्या करते हो? नाश्ता किया, नहाए धोए, कपड़े चेंज किए, बिस्तर पे भी हम लेटे हैं और गए काम से, ठीक है। लेकिन क्या है कि आपको अभी आप पूरे तरीके से नहीं सोए हो, लेकिन आप अपनी तरफ से शोर शराबे को इग्नोर करते हो। स्टूपरस cannot be aroused from a sleep-like state, only respond by grimacing or drawing away from painful stimuli. इतनी गहरी नींद सो गए हो कि आपको जगा रहे हैं और आप नहीं उठ रहे हो, लेकिन आपको जब थोड़ी सी चुटकी काटी है कि उठ जा, तो क्या करते हो? अपना हाथ छुड़ा के परे होके लेट जाते हो कि क्या मुसीबत है, सोने दो, ठीक है। चुटकी से मतलब है पेनफुल स्टिमुलाई, है ना, तो आप थोड़ा सा अपने आप को खींचते हो अपने दूर से और दूर परे होके फिर से सो जाते हो गया। इफ्रा, लुबना, कलसूम, सादिया, वालेकुम सलाम। Okay, then comes comma. Comma is more depressed level of consciousness and unable to make any purposeful response. कोई आप response नहीं कर सकते. You are in a deep sleep. ठीक हो गया? Now what is the pathophysiology? Reticular formation is known to play a role in alertness, wakefulness and arousal. ठीक है?
Ascending reticular activation system is a group of neural connection that receives sensory input and project to cerebral cortex through midbrain and thalamus from the reticular formation. ये यहाँ पर आप देख सकते हो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को, ये आप ये देख रहे हो स्टेम के साथ, दिस इज द रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो यहाँ से क्या है, ये सारा कनेक्शन है जो कि आपका असेंडिंग और एक्टिवेशन सिस्टम को क्या करता है, यहाँ पे कनेक्शन है जो कि रिसीव करता है आपकी सेंसरी इनपुट को और प्रोजेक्ट करता है आपकी सेरिब्रल कॉर्टेक्स किसके थ्रू, ये आपका मिड ब्रेन है एंड थैलेमस, ठीक है, फ्रॉम अ रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये यहाँ पर आपका रेटिकुलर फॉर्मेशन। ओके, ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्लिनिकल फीचर्स क्या है? ALOC, ALOC ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। चार उसने पैथोफिजियोलॉजिक वेरिएबल्स आर हेल्पफुल, ठीक है। अब ये जो चार उसने वेरिएबल्स बताए हैं वो क्या है? रेस्पिरेटरी पैटर्न है, प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्सेस है, स्पॉन्टेनियस आई मूवमेंट है एंड मोटर रिस्पॉन्स है, ठीक है। इससे पता लग जाता है आपके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का। अगर आप बहाने कर रहे हो हिस्टेरिकल होने का कि मैं बेहोश हूँ, मैं मरने वाला हूँ, सब कुछ, लेकिन ये चीजें जो है ये आपका सारा झूठ को सामने ले आती है, ठीक है। रेस्पिरेटरी पैटर्न से पता लग जाता है सांस तो ये ठीक से ले रहा है, कोई सांस में तकलीफ नहीं है। प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्सेस में भी पता लग जाता है, लाइट मारो तो प्यूपल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है, हटाओ तो नॉर्मल हो जाते हैं। स्पॉन्टेनियस आई मूवमेंट, स्पॉन्टेनियस आई मूवमेंट में जैसे आंख के नजदीक कोई चीज लेकर गए उसने एकदम आंख झपक ली, ठीक है। एंड मोटर रिस्पॉन्स में कि आपका क्या कहते हैं, जैसे झूठ मूठ का आपको गिराने लगे हैं तो वो एकदम आप अपने आप को बचाव की तरफ लेकर जाते हो, तो ये उसका एक रिस्पॉन्स बन जाता है। ओके, वेंटिलेशन इज गवर्न्ड बाय लोअर पॉन्ड्स एंड मेड्यूला। अब अपना ब्रेन के जनाब आप स्ट्रक्चर की तरफ चले जाओ, लोअर पॉन्ड्स और मेड्यूला जो है वो आपका मॉड्यूलेटेड बाय फोर ब्रेन कॉर्टिकल सेंटर। वॉइस इज लेस, इतना चीख के बोल रही हूँ। रोनल्ड अपना माइक ठीक कर। एंड देन कम्स पैटर्न फ्रॉम रोस्टिक्यूडल इन्वॉल्वमेंट, जिसमें आपकी चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन आ जाती है, ठीक है। इसमें क्लॉडियल इन्वॉल्वमेंट जो है इट इज लाइक फ्रॉम योर हेड, ठीक है, इट्स बिटवीन योर हेड एंड टेल, सर और पाँव तक उसने बात की है कि वो जो आपके स्पाइनल कॉर्ड है उसकी बात की है। हाइपरनिया, डीप एंड फास्ट ऑल्टरनेटिंग विद एपनिया, एपनिया इज व्हाट, सांस रोकने को कहते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक हो गया। सेंट्रल न्यूरोजेनिक हाइपरवेंटिलेशन में हम देखेंगे ये, दीज आर ऑल योर क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि सब आपको एक ही में सारी बातें नजर आ रही हो इसमें। माय माइक इज ओके, ओके देन माय माइक इज आल्सो ओके, यहाँ से कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब 100% जा रहा है। लुना बताओ आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? रोनल्ड को मेरी कोई आवाज नहीं आ रही है। लुबना कलसूम, इफ्रा, just tell me you can hear me.
यस मैम, सी रोनल, हबीबा को भी आवाज आ रही है, लुबना को भी मेरी आवाज आ रही है। देखो शहर ने भी कहा कि मेरी आवाज आ रही है। वेरी बैड, इसने बीच में जरूर, अब मैं रोनल तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। सेंट्रल न्यूरोजेनिक हाइपरवेंटिलेशन में रेगुलर एंड रैपिड रेस्पिरेशन है, नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड लो, ये आप कार्बन डाइऑक्साइड मिड ब्रेन है। ये सारी चीजें आपको उसकी हाइपरवेंटिलेशन में एपिनो एपिनोस्टिक एपिनोस्टिक ब्रीदिंग में जो थोड़ी देर के लिए सांस रोक लेते हैं उसकी बात करें। डीप गैस्पिंग inspiration with a pause, that full inspiration followed by a brief insufficient release। ठीक है, थोड़ी देर के लिए वो लंबा सा सांस लिया और आहिस्ता 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 अपना सांस छोड़ा। ठीक है, सो इट ये जो चीज़ है ये सिग्निफाइज करती है डैमेज टू द पॉन्स मेड्यूला। ठीक है, अगर गर्दन पे कहीं ऐसी चोट लगी है उसके अंदर आपको इस किस्म की ब्रीदिंग मिलेगी। प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, ठीक है, प्यूपिलरी पैथवे नियर ARAS, इसने कहा कि ये ARAS क्या बना, जल्दी से बताओ। अभी बताती हूँ। ARAS, ओके, areas is different। अमेरिकन डेवलपमेंट पब्लिशर जो ARAS इन्वॉल्व, क्या कहते हैं? Ancient Lithuanian word for eagle-like, influenced by an old High German ARN and an Old Norse eagle power। ठीक हो गया। Pupillary pathway नहीं है, pupillary pathway resist to metabolic insult। Here are some pictures that match। चलो, single most important physical finding to distinguish structural versus metabolic diseases। So ये pupillary reflex से आप चेक करते हो। Bilateral enlarged and unreactive pupils indicates massive CNS dysfunction, right? जिसमें नॉक्सिया आ जाता है, बाइब्यूटेरेट सीवियर हाइपोथर्मिया, एंटीको लिंगरजेनिक्स पॉइजनिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ों को वो शो करता है। बाइलैटरल एनलार्ज एंड अनरिएक्टिव प्यूपल्स, डॉट्स के साथ दोनों आंखों के साथ ये लोग चेक करते हैं, और जब दोनों को इकट्ठा करके देखें तो उसके अंदर क्या है कि कोई आपको जो इन्लार्जमेंट है उसमें कोई रिएक्शन नज़र नहीं आएगा। ठीक है, पिन पॉइंट प्यूपल जो है बिल्कुल पिन पॉइंट हो जाए तो वो इंडिकेट करता है हेमरेज का। ओपिएट, ये जो नशा करते हैं लोग, उनका भी ऐसे ही होता है, बिल्कुल पिन पॉइंट उनकी प्यूपल्स हो जाते हैं। एंड देन कम्स यूनिलैटरल फिक्स डायलेटेड में एक्सपेंड मास एंड पॉसिबल हर्निएशन। ये सारे प्यूपल्स को उन्होंने चेक करने पर जो देखने की चीज है। ड्रग ऑल्सो अफेक्ट ऑन प्यूपल्स। ठीक है, असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ठीक हो गया, थैंक यू। देन कम्स ये ओपिएट्स जो के जो ओपियम से बनते हैं, जो ओपियम का इस्तेमाल कर रहे थे,
उनके पिन पॉइंट प्यूपल्स आपको मिलेंगे। एंटी कोलिंगर्जेनिक जो है उसके अंदर लार्ज प्यूपल्स आपको मिलेंगे। Eye movement. In light stage of coma, roving side to side movement occur. ठीक है, अगर हल्का कॉमा है, यानी कि आप इतना डीप कॉमा में नहीं गए हो, उसमें आपका जो आई बॉल है, यानी जो मूवमेंट है, इट गोज राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है। Persistent deviation to one side may indicate focal seizure activity. अब होता है ऐसे कि जो जिनको फिट्स पड़ते हैं, चाहे वो एपिलेप्टिक का फिट हो, तो चाहे किसी भी किस्म का फिट हो, बुखार की वजह से भी पड़ रहा, उसमें फिट पड़ने से पहले वो सिर्फ एक ही जगह को घूरते हैं। They'll stare to one side only. अब अगर आप गलती से अगर उस साइड पे खड़े हैं जहाँ पे वो घूर रहा है, डोंट गेट अपसेट, आप सिर्फ हल्का से अपनी जगह चेंज कर लो, तो आप देखोगे कि वो अभी भी वहीं पर स्टेयर कर रहे हैं। ठीक हो गया। स्ट्रक्चरल ब्रेन स्टेम लीजन्स अपॉलॉजिस conjugate eye movement. Then oculocephalic reflex में डॉल्स आई। डॉल्स आई है कि आप अपनी गुड़िया को घुमाओगे, अगर इधर घुमाओगे तो वो इधर देखेगी, आप इधर घुमाओगे वो उधर ही देखेगी, आप नीचे कर दोगे वो नीचे देखेगी, आप सर नीचे करोगे तो वो ऊपर देखेगी। तो डॉल्स आई का काम यही है, ऑक्यूलस फैलिक रिफ्लेक्स। आईलिड ओपन एंड रोटेट हेड फ्रॉम साइड टू साइड, नॉर्मल और पैसिव ये सब कुछ करने पर भी आप देखोगे कि वो क्या कर रही है। जैसे गुड़िया है ना, तो ये जो जिनकी आंखें खुलती और बंद होती हैं, उस वाली गुड़िया को जरा आप पकड़ो और आप उसको घुमाओ, तो आप अगर उसको रोटेट करोगे, उसका सर इधर, तो वो अपना जो है ना आंखें इधर नहीं करेगी। आप अगर उसको घुमाओगे तो वो क्या करेगी, आंखें अपनी किधर करेगी, इधर को ही रखेगी। आप उसका सर घुमा के इधर करोगे तो वो उसकी आंखें इधर की इधर ही रहेंगी। ठीक हो गया, इसीलिए इसको डॉल्स आई कहते हैं। वेस्टिबुलर ऑक्यूलो वेस्टिबुलर रिफ्लेक्स में क्या होगा, एलिवेट हेड ऑफ द बेड 30 डिग्री को, आप पेशेंट के बेड को कहाँ तक लेकर आओगे, 30, दिस इज 90, 45, 30, ओके। ठीक है, लेकर जाओगे एंड इंजेक्ट 10 to 50 ml ऑफ आइस वाटर इनटू द एयर कैनाल। ठीक है, अब उसने आपने 10 सीसी या 50 सीसी जो है उसको ठंडा पानी उसके कान के अंदर डाल दिया। नॉर्मल रिस्पांस में क्या होगा, निस्टेगनस विद स्लो पेस टुवर्ड इरिगेटेड एयर एंड फास्ट बीट अवे। ठीक है, और अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है, ये तो उसका नॉर्मल रिस्पांस है, जल्दी से वो क्या करेगा, उसी साइड पे जाके पानी को जल्दी से निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन जो अनकॉन्शियस है वो क्या करेगा, पेशेंट विद इंटैक्ट ब्रेन स्टेम आई मूवमेंट टू स्टिमुलस रिमेन tonically deviated for a minute and slowly returns to midline. Contraindicated if tympanic memory not in intact. अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये आप उस वक्त नहीं करोगे अगर टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है वो इंटैक्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वो इंटैक्ट है तो आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि हो सकता है आपके ऐसे करने से उसके टेम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए। ओके, यहाँ पर देखो ये, ठीक है, और नॉर्मल टॉनिक रिस्पांस में जब आपने सिरिंज से उसके कान में दिया तो उसने एकदम इस साइड पर देखा। ठीक है, अस्टिग्मा मटेरियल रिस्पांस में, यानी कि ये जो है उसमें जब आपने कान में पानी डाला तो एक साइड देख रही है और एक साइड बिल्कुल आंख की वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। एक तो सामने की तरफ देख रही है और एक इधर देखो देख रही है जहाँ कान में दिए जा रहे हैं सिरिंज से ठंडा पानी। ठीक है, और नेगेटिव रिस्पॉन्स में क्या होगा,
कि वो कहीं भी नहीं देख रहा, वो सिर्फ सामने ही देख रहा, डालते जाओ जितना मर्जी डाल। ये वो चीज़ है जो मैं आपको बता रही थी, राइट और लेफ्ट की जगह। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नाउ कम्स द मोटर रिस्पॉन्स। ठीक है, मोटर रिस्पॉन्स इज समथिंग विच यू यूज योर मसल, अपना मसल टोन को यूज करो, दैट इज योर मसल मोटर रिस्पॉन्स। Assess muscle strength, tone and deep tendon reflexes for normality and symmetry। ठीक है, जैसे मैंने अपना ये दोनों हाथ इकट्ठा ऊपर किया, दोनों हाथ इकट्ठा नीचे किया, तो ये क्या है, ये टेंडन रिफ्लेक्सेस जो है मेरे वो नॉर्मल है, सिमेट्रिकल है, बराबर के। Assess if patient can localize motor response to determine level of brain lesions। ठीक है, अब आपने देखना ये है कि वो किस तरीके से कर रहे हैं। Decorticate posturing with elbow, wrist and fingers flexed and legs extended and rotate inward. Lesion in cortex or subcortical white matter। अब क्या है कि ये जो कॉन्शियसनेस आप देख रहे हो इसमें इसमें ये डीकॉर्टिकेट पोस्चरिंग है, जिसके अंदर उसने कहा है कि एल्बोज जो हैं, ये जब मैं कसर का इस्तेमाल करती हूँ, क्या आपकी स्क्रीन में ये कसर आती है हबीबा? व्हेन आई यूज दिस कसर, तो क्या ये आपको पता लग रहा है कि मैं ये कसर यूज कर रही हूँ? यस और नो? नो, अच्छा, ठीक हो गया, क्योंकि मैं कसर जब यूज कर रही होती हूँ एज अ पॉइंटर, तो वो मैं पूछना चाह रही थी कि क्या वो आपको नजर आता है कि नहीं। ये क्या मुझे दिया 1992 199222, व्हाट डज इट मीन? आसमा खान, ओके। नेक्स्ट इज ये आप देख सकते हो उसके बाजू जो है वो कैसे हैं, एल्बोज जो है और रिस्ट और फिंगर सब कुछ फ्लेक्स्ड है। ठीक है, पाँव एक्सटेंडेड है, पाँव बिल्कुल सीधे उसके, और अगर आप उसके फुट को गौर से देखो तो वो अंदर की तरफ उसने इनवर्ड रोटेशन में है। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा डिकॉर्टिकेट में, ये मोटर रिस्पॉन्स है, मसल स्ट्रेंथ को आप देख रहे हो। अब दूसरा है डी सेरिब्रेट, डिकॉर्टिकेट। डी सेरिब्रेट में क्या है कि रिजिड एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स एंड लेग। अब ये रिजिड किस्म का यानी कि अकड़ाऊ किस्म का एक्सटेंशन है, इसने अपना बाजू और हाथों बड़े अकड़ा के रखे हुए, और उसके आर्म्स और लेग्स जो हैं वो एक्सटेंडेड हैं। लुक एट द फीट, जैसे फुट ड्रॉप्स नहीं होते, बिल्कुल ऐसे हैं जैसे फुट ड्रॉप्स हो रहे हैं। लीजन एट मिड ब्रेन, ये ब्रेन स्टेम यूजली पॉन्स की वजह से उन्होंने कहा है कि डिसेरिब्रेट पोस्चरिंग होती है। अगर कभी आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज डिकॉर्टिकॉइड एंड डिसेरिब्रेट पोजीशनिंग में क्या फ़र्क है, तो आप बता सकते हो कि उसके फ्लेक्स्ड है और इसके एक्सटेंडेड है। बस इतना आप अगर याद रख लेते हो तो आपके लिए ये भी बहुत है। Now, the very important point is the Glass-Picoma scale. This is one of the very important topics जो कि अमूमन इम्तिहान में वाइवाज में आ जाता है। ठीक है, the Glass-Picoma scale और GCS is a neurological scale है that aims to give a reliable, objective way of recording the conscious state of a
person for initial as well as subsequent assessment. आपके असेस करने पर सारा कुछ आपका ये न्यूरोलॉजिकल स्केल काम करता है, ठीक है। अब उसको सीखने का आसान तरीका है कि यू गो फॉर यानी EMV में हम देख सकते हैं आई ओपनिंग में नेल्स, आई ओपनिंग में नील है तो 1 है, ठीक है। आई ओपन हो जाता है, बंद भी हो जाता है, तो दैट इज नथिंग, कोई स्केल नहीं है उसका 1। अगर वो उसकी आंखें खोलने पर पेनफुल है तो आप बता सकते हो ग्लासकोमा स्केल में उसका जो क्या कहते हैं उसका जो स्केल है दैट इज वी फॉर पेन में 2 स्केल है, वर्बल में 3 स्केल है, स्पॉन्टेनियस में 4 स्केल है। ये आप अपने पास आपके पास ये एक ग्राफ बुक पड़ी होती है जिसके अंदर आपने सिर्फ टिक मार्क करना होता है। टिक मार्क करने के बाद आपने उसको टोटल कर देना होता है और आपने इसको 15 के साथ नंबर दे दिया, 15 में से कितने नंबर मिले तो वो हमें पता लग जाता है कि इसका कॉन्शियस लेवल कितना है, ठीक है। सो अगर उसका 3 है तो आप यहाँ पर उसका एक नंबर नोट कर लोगे दैट इज 3। ओके, मोटर रिस्पॉन्स में ये इसी तरीके से अगर आपका कमांड्स वो पूरी तरीके से मानता है तो 6 आप उसको पूरे नंबर दोगे। अगर वो लोकलाइज है तो वो सिर्फ 5 नंबर दोगे। वीक रिफ्लेक्शन है तो 4, एबनॉर्मल रिफ्लेक्शन है 3, एबनॉर्मल एक्सटेंशन है 2, और अगर कुछ भी नहीं है तो आप इसको 1 दोगे, ठीक है। सो ये है कि अगर यहाँ पर ये इसकी आंखें स्पॉन्टेनियसली खुलती और बंद होती हैं आप उसको पूरे 4 नंबर दोगे, ठीक है। 6 and 4, 10 and 5, 15 नंबर होते हैं स्केल पे, ठीक है। और आपने इसको इनके अंदर से ही नंबर देने हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वर्बल रिस्पॉन्स में क्या होता है। अगर ओरिएंटेड है पूरे तरीके से फुली ओरिएंटेड टू वर्क प्लेस, जो कुछ भी है दिन डे, आज क्या दिन है, आज क्या कौन सा महीना है, आपने क्या कहते हैं आपका नाम क्या है, और वो पूरे तरीके से आपको जवाब दे रहा है तो आप उसको 5 नंबर दोगे। अब अगर वो कंफ्यूज्ड है you give 4, inappropriate है 3, uncomprehensible है 2, और अगर कुछ भी नहीं है तो 1, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप उसको नंबर दे दो। ये उसने वही बात बताई है, माइनर है GCGNS तो मोर देन इक्वल टू 13 है, मॉडरेट है तो 9 से लेके 12 तक है, और अगर सीवियर है तो वो लेस देन या इक्वल टू 8 है। तो ये आप उसको यानी कि 8 आउट ऑफ 15, 12 आउट ऑफ 15, 13 आउट ऑफ 15, इस तरीके से करके आप उसको स्केल में आप दोगे। नाउ कॉजेज इसके 2-3 जगह पर है। कॉजेज में आप उसका ब्रेन खोल के देखो कि क्या वजह बन रही है इन सारी को। एटियोलॉजी ठीक हो गया। एटियोलॉजी में ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट डायग्नोस्टिक एंड मैनेजेबल प्रॉब्लम्स है, ठीक है। इसमें उसने कहा है कि ये जो ऑल्टर्ड लेवल है तो ये चूंकि ऑल्टर हुआ है इसलिए सबसे मुश्किल काम है इसको डायग्नोस करना और उसकी मैनेजमेंट करना। रिक्वायर्स क्विक एक्शन टू अवॉइड इरिवर्सिबल डैमेज। अब इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, उसको अपने हर हाल में मैनेज करना है और इसके लिए क्विक रिक्वायरमेंट यू हैव टू बी वेरी क्विक। वाइड एरे ऑफ पॉसिबल डायग्नोसिस, डायग्नोसिस के लिए आपको उसको देखना कि कितना एरिया उसका ब्रेन का यूज हुआ है ताकि आप उसको
डायग्नोज कर सकें। अब ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कहता है is a symptom of another problem diagnose itself. अब ये एक सिम्टम है diagnosis in itself नहीं चलो आ गए हम फिर से। नो वॉइस इसलिए क्योंकि हम सब यहाँ पे गायब हो गए थे। अभी आ रही है आवाज? आप भी गायब हो गई, मैं भी गायब हो गई क्योंकि हम लोगों को यहाँ से निकाल दिया एकदम। ये सिग्नल एकदम ही दूर हो गया। ठीक हो गया? ओके। अब यहाँ पर अभी आ रही है बेटा? जी ओके। सो हम किधर थे? कॉजेज में हम देखते हैं कि इस मेमोनिक में आप जो है वो AEIOU टिप्स, ठीक है, इसको अगर आप याद रखते हो तो आपको उसके कॉजेज अच्छे तरीके से, उसके जो ये जो मेमोनिक्स है इससे आपको इसके कॉजेज बड़े अच्छे तरीके से याद रह सकते हैं। ए फॉर एल्कोहल, ठीक है, ये हम किसका देख रहे हैं बेटा? इटियोलॉजी देख रहे हैं ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में, ठीक है। मेरे पास बेटा बहुत सारे मेमोनिक्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। मैंने उसकी पूरी प्रेजेंटेशन बनाई है और उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। सबसे बेहतरीन तरीका है मेमोनिक्स, अगर आपको आते हैं यू कैन लर्न एवरीथिंग, आप फिंगर टिप्स पे से आप याद कर सकते हो, ठीक है। ए फॉर ये जो ऑल्टर्ड लेवल हो रहा है, इट कैन बिकॉज ऑफ एल्कोहल, इट कैन बी बिकॉज ऑफ एल्कोहल अब्यूज, ठीक हो गया, फिजिकल और सब्सटेंस। अब ये अब्यूज आपका अल्कोहलिक भी हो सकता है, ये फिजिकल भी हो सकता है। फिजिकल इसलिए हो सकता है कि किसी ने आपके सर पे मारा, किसी ने आपको तो धक्का मारा, आपका सर जाके किसी दीवार को लगा और आपने थोड़ी देर के लिए क्या है अपना लेवल और जो आपका कॉन्शियसनेस है वो ऑल्टर हो गया। Then E is for encephalopathy and electrolytes. अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो गया है तो अब तो भी आप थोड़ा सा डगमगा जाते हो, लड़खड़ा जाते हो, ठीक है। एंड देन इंसुलिन, इंसुलिन में हाइपोग्लाइसीमिया, ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या हो जाएगा? पेशेंट माइट गो इनटू डायबिटिक कोमा और डायबिटिक शॉक, ठीक है। डायबिटिक शॉक क्या होगा? जब आपका शुगर लेवल जो है वो बिल्कुल गिर गया, हाइपो में चले गए, ठीक है, इतने गए कि आप बेहोश हो गए, राइट, पसीनो पसीना हो गए, बुरा हाल, दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपर में कोमा में चला जाता है पेशेंट, ठीक है। ओके, AEIOU, यू फॉर यूरीमिया, T फॉर ट्रॉमा हो सकता है, टेम्परेचर एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, ट्यूमर हो सकता है, इनके ब्रेन में कोई ट्यूमर है इससे भी हो सकता है, I is फॉर इन्फेक्शन, P फॉर पॉइजनिंग, साइकाइट्रिक, साइकोजेनिक, ये सारे वजह बन सकती है P से,
ठीक है, पॉइजनिंग हो सकती है, अगर पॉइजनिंग भूल गए तो साइकाइट्रिक हो सकती है, साइकाइट्रिक भूल गए तो फिजियोजेनिक हो सकता है। देन एस इज फॉर शॉक की वजह से हो सकता है, स्ट्रोक की वजह से हो सकता है, सिजर्स की वजह से हो सकता है, शंट की वजह से हो सकता है। ठीक, तो ये सारी वजह बनती है। अगर कोई एक भी लिख लो तो आपको कम से कम आपके पास एक पॉइंट तो आ ही जाएगा। ठीक है, और अगर आप एक में दो दो चार चार पॉइंट डालते हो तभी वो एक ही पॉइंट बनता है। सो अगर आप दो याद रखते हो और एक भूल जाते हो तो याद रखो कि आपके पास ये ना काम आ जाता है आपके वाइवा में। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा, एबनॉर्मेलिटी इन एनी शंट। शंट बेटा देखो, शंट को पास किया जाता है ना, बहुत सारे शंट्स पास कर दिए जाते हैं। जो हार्ट सर्जरी है उसमें भी शंट पास कर दिया जाता है। ठीक है, तो शंट इज अ काइंड ऑफ क्या कहते हैं, चलो बिजली गई, आवाज आ रही है, बिजली चली गई। हम आ गए, आप लोगों की बिजली चली गई। इट्स क्या कहते हैं, इट्स अ होल। शंट इज मेडिसिन में अ शंट इज अ होल और अ स्मॉल पैसेज which moves to allow movement or the fluid from one part of the body to another। ठीक हो गया। सो शंट इसलिए, शंट इज समथिंग यू नो, देयर इज अ पैसेज, हॉलो ट्यूब है जिसमें से ये क्या कहते हैं, इट कैन प्लेस इन अ ड्रेन टू हेल्प ड्रेन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ओके। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एल्कलोसिस की वजह से, बेटा कैन यू हियर मी? यहाँ पे बिजली चली गई है, कैन यू हियर मी? मोस्टली फ्लूइड, यस। Electricity coming and going, I don't know whether you, ओके, ठीक हो गया। सो वही मैंने आपको बताया कि शंट क्या है। शंट एक हॉलो एरिया है जहाँ से फ्लूइड पास होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स आ गए हैं। एबनॉर्मेलिटी इन एनी कैटायंस में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस। ठीक है, अल्कालोसिस, एसिडोसिस एंड हाइपोग्लाइसीमिया इज मोस्ट कॉमन है। हाइपरग्लाइसीमिया न्यू ऑनसेट ऑफ डायबिटीज है, altered level of consciousness due to hyper osmolarity, and diabetic ketoacidosis can lead to cerebral edema। Okay? ये इलेक्ट्रोलाइट की वजह है, बनती है। सीजर्स में क्या होता है, सीजर्स में ऑल सीजर्स एक्सेप्ट pitmal are followed by post-ictal state। अब ये जो है क्या कहते हैं, पिटाल माल जो है, इसमें उसने बताया कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, मैंने उसको, ओके। ये सीजर्स को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है, और
रिफ्रैक्टरी टू ट्रीटमेंट इन अदर मेडिकेशंस में, ठीक है। एक्सेप्ट ये सीजर्स के इस्तेमाल में के लिए है, लेकिन इंडिकेशन और साइड इफेक्ट वगैरह जो भी उन्होंने बात की ये आप ऐसे नहीं दे सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि इट इज़ टू कंट्रोल ऑफ एब्सेंस सीजर्स that are refractory to treatment with other medication. Measure drugs level for patient on anticonvulsants. और comatose जो patient है may have non-convulsive seizures needing an ECG for the diagnosis के लिए, ठीक है क्या। सो जो 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 पेशेंट जो कॉमा में होते हैं उनके लिए उन्होंने कहा है कि और वो नॉन कन्वल्सिव है तो फिर उनके लिए क्या है ईसीजी की जाती है ताकि उसको डायग्नोस की जा सके। ट्रॉमा, ठीक है। ट्रॉमा में क्या है एपिड्यूरल हेमाटोमा। अब लेंस शेप, आप उसकी लेंस शेप देखो कि वो कैसी है। caused by arterial rupture, skull fracture present in 85% of cases. Now, if you look at the diagram, you can see that जो epidural hematoma है, ये देख सकते हैं आप साइड पे। अगर उसका आप सीटी स्कैन वगैरह करवाते हो तो सीटी स्कैन में आपको जब ये वाइट शेडो नजर आएगा तो उसमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर हेमोटोमा है जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ ब्लड भी है थोड़ा सा। कॉज बाय आर्टीरियल रप्चर, अंदर कोई छोटा सा आर्टीरियल रप्चर हो गया जिसकी वजह से क्या हो गया एक हेमोटोमा बन गया, ठीक है। अब ये जो इन्होंने सीटी स्कैन दिखाया है इट्स वेरी नाइस, जो इन्होंने कलर के साथ और ब्लैक एंड व्हाइट के साथ दिखाया। ये सब ड्यूरल हेमोटोमा है। क्रीसेंट शेप में आप देख सकते हो, दिस इज द क्रीसेंट शेप caused by tearing of bridging vein through dura and arachnoid, ठीक है। ड्यूरा एंड एरेक्नोइड ये सब लैटरल वेंट्रिकुलर कंप्रेस्ड है, ये आपके पास नजर आ रहा है। ये सब ड्यूरा हेमाटोमा, ये इधर आपको ये नजर आ रहा है ऑरेंज कलर की लाइन, ठीक है। सो ये है आपको, ये वाइट पार्ट इज द स्कल और ये जो ये बड़ा वाला हिस्सा है दिस इज द राइट लैटरल वेंट्रिकल, ठीक है। राइट लैटरल वेंट्रिकल है और ये आपके पास लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल है जो कि हेमोटोमा होने की वजह से सप्रेस हो गया। सो दैट्स द वेरी गुड इंडिकेटर जो कि बता रहा है कि हेमोटोमा किस साइड पर बना हुआ है उसका, और वो सप्रेस करने की वजह से इसकी जो ये नॉर्मल शेप है तो ये आपको नॉर्मल शेप नजर आ रही है। तो ये जब सीटी स्कैन होता है उसमें आप अगर आप देखो तो आपको ये फर्क नजर आएगा कि ये आपको डार्क शेड नजर आ रही है मोटा सा और ये हल्का सा आपको नजर आ रहा है। अब ये हल्का क्यों है, क्योंकि इधर का हेमोटोमा ने प्रेस कर दिया उसको और ये छोटा नजर आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज सबड्यूरल हेमोटोमा। रिसेट शेप है and caused by tearing of bridging vein through dura and arachnoid, and skull fracture present in 30% of cases, retinal hemorrhage in 75% of cases. अब cerebral contusions है can lead to increased intracranial pressure, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो cortical contusions है, ये आपको ये लाइट पिंक कलर के नजर आ रहे हैं, मोर देन 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ठीक है। ये दिस इज इन ब्लैक एंड व्हाइट एंड दिस इज द कलर्ड वन शोइंग यू कि दिस इज द cerebral contusion. Now comes the meningitis, ठीक है। meningitis one of the very important topics, इसके अंदर है बैक्टीरियल है और नॉन बैक्टीरियल है। बैक्टीरियल जो है इट्स द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन एंड severe enough to cause profound altered level of consciousness.
अब इसमें जो उसने बताया है कि जो बैक्टीरियल है इसकी एक वजह बन जाती है अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के, और नॉन बैक्टीरियल में स्लोवर ऑनसेट होते हैं ऑफ द सिम्टम्स। इन्फेक्शन में ब्रेन एब्सेस है, क्रॉनिक साइनसाइटिस, क्रॉनिक ओटाइटिस, डेंटल इन्फेक्शन, एंडोकार्डाइटिस और uncorrected cyanotic congenital heart disease. Cyanotic congenital heart disease can increase risk of altered level of consciousness. एंसीफ्लाइटिस इज इसमें क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन है, पेरिकाइमा यूजुअली ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन। सो एंसीफ्लाइटिस मेनिंजाइटिस जो है वो बैक्टीरियल है और एंसीफ्लाइटिस जो है वो वायरल है। ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना। एचएसवी में है हर्पस सिम्प्लेक्स वायरसेस, मोस्ट कॉमन इन वेस्टिएटिंग कॉजेज, ठीक है। इसके जो है ये कॉमन है ये डेथ और परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज इन 70% ऑफ केसेस में हो जाता है, एंड अफेक्ट टेम्पोरल लोब्स को अफेक्ट करता है कॉजिंग सीजर्स, एंड पेरिकाइमल जो है वो स्वेलिंग एंड अंदर हर्निएशन हो सकता है कि उसके अंदर थोड़ी सी हर्निएशन भी हो जाए, so that will cause altered level of consciousness. Then comes the stroke. Hemorrhagic is usually due to aneurysm, severe headache उसमें आपको मिलेगी। और AVM जो है, AVM is arteriovenous malformation, ठीक है, arteriovenous malformation है, और कैवर्नस हेमेंजियोमा, ठीक है। उसको आप एवीएम को अच्छी तरीके से याद रखो। इसके अंदर जो लो फ्लो एंड लेस एक्यूट सिम्टम्स हैं। सो स्ट्रोक में यहाँ पर थोड़ा सा हेमरेजिक हो गया, और इस हेमरेजिक ने आप देख सकते हो कि यहाँ की चेंजेस आपको पता लग जाते हैं। थ्रोम्बस या एम्बोलिक स्ट्रोक में क्या होगा, ऑक्लूजन होगा ऑफ द इंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में, विल नॉट कॉज कॉमा, ठीक है, कॉमा कॉज नहीं करेगा। इनफैक्ट यूजुअली लीड्स टू इंक्रीज क्रेनियल intracranial pressure. Cerebral infarct rarely have coma. अब जो सेरिब्रल है, सेरिबेलर है, उसके अंदर जो इन्फार्क्ट हो गया वो उसने कहा है कि रेयरली हैव ये कॉमा, जरूरी नहीं कि उसको कॉमा हो, रेयर है, ठीक है। बेसिलर आर्टरी इन्फार्क्ट कॉजेज रैपिड कॉमा ड्यू टू ब्रेन स्टेम डैमेज। अब अगर उसका ब्रेन स्टेम डैमेज हुआ है तो उसमें उसने कहा है कि ये रैपिड कॉमा है और इन्फार्क्ट हो सकता है बेसिलर आर्टरी का। हाइपोक्सिया में न्यूरॉन्स है एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू हाइपोक्सिया एंड केस ऑफ फंक्शन विद इन सेकेंड और हाइपोक्सिया। Permanent CNS dysfunction can occur within 4 to 5 minutes of total anoxia at body temperature. ठीक है। Hypercarbia can also cause neurogenic depression and coma. So ये हाइपोक्सिया इस वजह से भी हो रहा है, और इसकी वजह से होने से हम कह सकते हैं कि ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। टेम्परेचर में हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया ईच ड्रॉप बाय 1 डिग्री सेल्सियस कॉजेज 6% ऑफ ड्रॉप, ठीक है। एंड हाइपरथर्मिया में आप उसके सिम्टम्स आप देखोगे, हेडेक है, वॉमिटिंग है, सीजर है, ठीक है। ये सारी चीजें 41 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करते हो बेटा, बस थोड़ा सा रहेगा। सीटी स्कैन है, MRI है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है। ये सारे उसके सीरम, ये उसके ABGs वगैरह उसके चेक होंगे।
ट्रीटमेंट में बेसिक ट्रीटमेंट है जिसके अंदर मैंने इसको दिया, आपने उसका एयरवे स्टैब्लिश करना है, हाई कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन देना है, और पेशेंट ट्रांसपोर्ट द पेशेंट इन कोमा रिकवरी पोजीशन। और ये आपको पता होना चाहिए कोमा रिकवरी पोजीशन कौन सी होती है, ठीक है। उल्टा लटा के एक हाथ पीछे जाएगा, एक हाथ ऊपर आएगा, एक पाँव फ्लेक्स होगा और एक पाँव एक्सटेंड होगा, यानी कि आप उसको उल्टा प्रोन पोजीशन में डाल के ट्रांसपोर्ट करोगे। ऐसा ना हो कि वो वॉमिट करे और इनहेल कर जाए। नेक्स्ट पेशेंट को आप रेस्पिरेटरी अरेस्ट परफॉर्म एडवांस एयरवे मैनेजमेंट है, और उसके बाद हम सिक्योर आईवी लाइन को सिक्योर करेंगे, उसका कैपिलरी ग्लूकोज लेवल को हम चेक करेंगे, और अगर पेशेंट का ग्लूकोज लेवल 80 से कम है तो हम उसको डेक्सट्रोज देंगे। पेशेंट रिस्पॉन्ड करेगा तो अच्छी बात, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन अदरवाइज क्या है, कॉन्टेक्ट मेडिकल डायरेक्शन, ठीक हो गया। एडमिनिस्टर थायामीन है इफ आईवी इफ डेक्सट्रोज not administered, ठीक है। And if IVSS cannot be secured, patient blood glucose level less than 80 में administer 1 मिलीग्राम ग्लूकान IM देंगे उसको, IM दे देते हैं उसको ग्लूको का, ताकि वो हाइपो में ना जाए। And that's all. Happy? So all the best and don't run away. मैं इसको ऑफ करने से पहले ये 9 के 9 इधर ही मौजूद रहना, मैंने स्क्रीनशॉट लेना। Okay, girls, boys,